Hello everyone. In the last video, uh, I gave the introduction of the Charvak philosophy, and today we will start Charvak's epistemology, यानी चारवाक का प्रमाण विज्ञान. So each school of Indian philosophy is divided into three parts for better understanding. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि भारतीय दर्शन के प्रत्येक विचारधारा को अच्छी समझने के लिए, अच्छी तरीके से समझने के लिए तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा, मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा, एथिक्स नीति विज्ञान. तो आज हमें करना है चारवाक का प्रमाण विज्ञान यानी चारवाक्स एपिस्टेमोलॉजी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी? इट इज द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ द नेचर, ऑरिजिन एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज. यानी ह्यूमन नॉलेज का सोर्स क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसका नेचर स्वभाव क्या है, इन सब का जब हम अध्ययन करते हैं तो उस स्टडी को दार्शनिक दृष्टि से जो अध्ययन करते हैं उस स्टडी को ज्ञान मीमांसा कहा जाता है. सो द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड episteme and logos. Episteme means knowledge, logos means reason. So combinedly epistemology is sometimes called the theory of knowledge. So in the context of epistemology or the theory of knowledge, there are three important factors, that is right knowledge, prama, object of knowledge, prame, and means of knowledge, pramanas. So प्रमा क्या है? सही ज्ञान या जो वैध ज्ञान होता है उसे भारतीय दर्शन में प्रमा कहा गया है. प्रमा ज्ञान के विषय को, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जिस विषय का आपको ज्ञान हो रहा है वह विषय प्रमेय कहलाता है. एंड मीन्स ऑफ नॉलेज यानी जिस प्रमाण के द्वारा आपको ज्ञान प्रमा की प्राप्ति हो रही है, उस ज्ञान के साधन को प्रमाण कहा जाता है. So these three factors are very important in the context of epistemology. Now, according to Charvak, only perception is the source of valid knowledge. इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन फिलॉसफी की वीडियो में मैंने बताया था कि हर भारतीय दर्शन अलग अलग प्रमाणों को एक्सेप्ट करते हैं, यानी उनकी संख्या में भेद होता है. चारवाक केवल एक करते हैं, फिर बुद्धिज़्म का संख्या अलग है, जैनिज़्म का अलग है, वेदांत का अलग है, मीमांसा का अलग है. तो इस तरह से हर भारतीय दर्शन में एपिस्टेमोलॉजी के अंदर अलग अलग प्रमाणों की व्याख्या हुई है. चारवाक दर्शन में जो एपिस्टेमोलॉजी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चारवाक ही एक ऐसे दार्शनिक हैं जो केवल और केवल परसेप्शन को वैलिड नॉलेज का सोर्स मानते हैं और अन्य सभी प्रमाणों का वो खंडन करते हैं, वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते. The Charvak holds perception as the primary and the only source of valid knowledge. केवल परसेप्शन या प्रत्यक्ष के द्वारा ही वैध ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है. Right knowledge or valid knowledge means whatever we can perceive through
आर सेंस ऑर्गन। अब यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि वैलिड नॉलेज क्या है। तो उन्होंने कहा वैलिड नॉलेज क्या है, जो भी हम अपनी सेंसेस यानी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, परसीव करते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, वो वैध ज्ञान है। अब ये सेंसेस क्या है, ऑर्गन्स क्या है, वो है वी हैव 5 सेंसेस, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। मैं आपको बताऊं कि प्रत्यक्ष का जो साधारण अर्थ है वो है जो आंखों के सामने हो। प्रत्यक्ष मतलब जो आंखों के सामने हो। लेकिन अगर हम केवल आंखों के सामने होने पर जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है सिर्फ उसी वस्तु के ज्ञान को एक्सेप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो प्रत्यक्ष को चारवाक एक्सेप्ट कर रहे हैं ये लिमिटेड हो जाएगा, ये संकीर्ण अर्थ में जाना जाएगा। तो इसलिए प्रत्यक्ष का अर्थ केवल आंख से होने वाला ज्ञान नहीं है, बल्कि 5 ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, इन्हें हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ये किस तरह का ज्ञान, जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तो वो हमें किस विषय का ज्ञान देती हैं। जैसे आंख, तो आंख देती है हमें रूप रंग का ज्ञान। सो नॉलेज ऑफ फॉर्म बाय आईज, वर्ड बाय ईयर, शब्द हमें कानों से सुनाई देते हैं। टेस्ट बाय टंग, स्वाद हमें जीभ से पता चलता है। स्मेल बाय नोज, नाक के द्वारा हम गंध का ज्ञान लेते हैं। एंड टच बाय स्किन, त्वचा के द्वारा हमें स्पर्श ज्ञान होता है। इस तरह हमें रूप, शब्द, स्वाद, गंध और स्पर्श का ज्ञान होता है। So again in the above context there are 3 things which is necessary for direct perception. The word is direct here important because क्यों डायरेक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंस और ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है। आप अपनी आँखों से फॉर एग्जाम्पल टेबल देख रहे हैं, आप उस टेबल को स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, आप किसी फूल की स्मेल अपनी नोज से प्राप्त कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट परसेप्शन है। ये बीच में कोई मीडियम नहीं है, कोई वाया करके आपको नॉलेज नहीं मिल रही है, डायरेक्ट नॉलेज मिल रही है। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायरेक्ट परसेप्शन देयर आर 3 थिंग्स, सेंस, ऑब्जेक्ट एंड कॉन्टेक्ट ऑफ सेंस एंड ऑब्जेक्ट। यानी इन तीनों चीज़ों के बिना, इन तीनों फैक्टर्स के बिना डायरेक्ट परसेप्शन पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी सेंसेस नहीं है, सपोज आँख ही नहीं है तो रूप का ज्ञान कैसे होगा, कान नहीं है तो आपको शब्द कैसे सुनाई देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं है, सपोज देखने के लिए कुछ है ही नहीं तो आपको ज्ञान कैसे, जब तक विषय नहीं होगा तो ज्ञान हमें किस चीज़ का होगा। एंड थर्ड, जब तक विषय और इंद्रियों के बीच संबंध नहीं होगा तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इस तरह से प्रत्यक्ष के संदर्भ में ये तीनों फैक्टर, ये तीनों चीजें नेसेसरी हैं। जनरली there are 2 type of perception, external perception and internal perception. So external perception वो है जो मैंने आपको बताया अभी कि जो 5 senses के थ्रू जो हमें नॉलेज मिलती है, that is external perception. डिफाइन भी यही किया है। external perception is described as that arising from the interaction of 5 senses and worldly object। यानी जगत के जो भौतिक वस्तुएं हैं और आपकी जो 5 सेंसेस हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके बीच इंटरेक्शन से जो नॉलेज मिलती है, जो ज्ञान मिलता है, वो बाह्य प्रत्यक्ष है।
एक्सटर्नल को हम बाह्य प्रत्यक्ष की संज्ञा देते हैं, वो बाह्य प्रत्यक्ष है। और इंटरनल क्या है? इंटरनल परसेप्शन इज द इमीडिएट परसेप्शन ऑफ द मेंटल स्टेट लाइक प्लेजर, पेन। तो एक मन के थ्रू, जिसको हम कई जगह कई सिक्स सेंस माना गया है, उसे भी एक इंद्रिय, आंतरिक इंद्रिय की संज्ञा दी गई है। तो कहते हैं जैसे हमें सुख दुख इनका पता चलता है तो वो इंटरनल परसेप्शन है। लेकिन चार्वाक सिर्फ एक्सटर्नल परसेप्शन में बिलीव करते हैं, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि दिस फिजिकल वर्ल्ड इज द ओनली रियलिटी एंड वी कैन डायरेक्टली परसीव दिस वर्ल्ड। तो देर इज नो नीड ऑफ इंटरनल परसेप्शन और इंटरनल प्रोसेस टू गेन एनी नॉलेज। अब वो कहते हैं कि इन्फ्रेंस, जैसा कि मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू चार्वाक द सोर्स ऑफ नॉलेज इज ओनली परसेप्शन। सो अदर मीन्स ऑफ नॉलेज लाइक इन्फ्रेंस, टेस्टिमनी, कंपैरिजन, वो इन सबको डिनाई करते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि वो इन्फ्रेंस को डिनाई करते हैं और क्यों करते हैं। सो इन्फ्रेंस इज नॉट वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू चार्वाक। Charvak philosophy repudiates other means of knowledge like inference and testimony, which are regarded as valid pramanas in other schools of Indian philosophy. भारतीय दर्शन के अन्य विचारधाराओं में अनुमान, इन्फ्रेंस और टेस्टिमनी दोनों को वैलिड प्रमाण माना गया है, लेकिन चार्वाक ऐसा नहीं मानते। तो इससे पहले कि चार्वाक इन्फ्रेंस को क्रिटिसाइज करें, हम देखते हैं कि इन्फ्रेंस है क्या। इन्फ्रेंस, जिसको हिंदी में अनुमान कहते हैं, इन्फ्रेंस इज द सेकेंड मीन्स ऑफ नॉलेज। अनुमान इज अ मीडिएट एंड इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। दिस इज इंपॉर्टेंट, मीडिएट एंड इनडायरेक्ट, क्योंकि परसेप्शन से ये अलग हो गया। परसेप्शन है डायरेक्ट एंड इमीडिएट सोर्स। डायरेक्ट क्योंकि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट कर रहे हैं और उनके बीच में कोई मीडियम नहीं है। लेकिन अनुमान के लिए इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि हम जब किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं तो वो हमारे सामने वर्तमान में प्रेजेंट नहीं होती। सो अनुमान इज मीडिएट एंड इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। तो दिस इज अ डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन inference and perception. And because of these definition that anuman is mediate and inference source of knowledge, that's why Charvak reject this source of knowledge. वो कहते हैं ये indirect है, mediate है, इसलिए मैं इसको reject करता हूँ। और भी कई रीज़न है reject करने के, हम देखते हैं आगे। Inference is not valid source, ये हमारा कंटिन्यू हो रहा है। The word anuman is combination of two words, anu which means after and man which means knowledge. So the meaning of anuman is after knowledge. Now the question is after knowledge क्या? तो वो कहते हैं कि अनुमान इज अ नॉलेज विच अराइज आफ्टर अनदर नॉलेज, यानी पहले हमें एक नॉलेज होगा, उसके बाद उसके बेस पे हम इन्फ्रेंस करते हैं। सो देयर आर टू टाइप ऑफ नॉलेज, फर्स्ट देन फर्स्ट नॉलेज के बेस पे सेकेंड नॉलेज आएगी एंड सेकेंड नॉलेज इन्फ्रेंस होगा। फर्स्ट होगा आपका परसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल, रेन इज इन्फर्ड बाय लुकिंग एट द क्लाउड इन द स्काई, कि पहला स्टेप क्या है कि हम बादल को देखते हैं, ठीक है, कि आकाश में बादल छाए हुए हैं। तो सेकंड स्टेप ये होता है कि हम इन्फ्रेंस करते हैं कि बारिश होगी। बादल को देखकर हम बारिश के होने का अनुमान लगाते हैं। उसी तरह जैसे कि आग और धुएं वाले एग्जाम्पल में होता है कि धुएं को देखकर हम आग के होने का अनुमान लगाते हैं। ये है इन्फ्रेंस, कि हमें इन्फ्रेंस के थ्रू नॉलेज कैसे मिलती है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन्फ्रेंस डिपेंड्स अपॉन व्याप्ति।
इन्फ्रेंस व्याप्ति पर निर्भर करता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज व्याप्ति? सो व्याप्ति इज essential and universal relation between two things is called व्याप्ति। यानी दो घटनाओं या दो वस्तुओं के बीच जो आवश्यक और सामान्य संबंध होता है उसे व्याप्ति कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। सो इन दिस एग्जाम्पल देयर इज नेसेसरी रिलेशन बिटवीन स्मोक एंड फायर, कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। यहाँ धुआं और आग के बीच व्याप्ति संबंध पाया जाता है। व्याप्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्फ्रेंस, क्योंकि व्याप्ति के आधार पर ही हम इन्फर कर रहे हैं। अगर दो चीजों में नेसेसरी रिलेशन नहीं है तो हम इन्फर नहीं कर पाएंगे। सो अब नाउ द प्रॉब्लम इज कि अकॉर्डिंग टू चारवाक establishing व्याप्ति is not possible by any means। व्याप्ति को किसी भी तरीके से स्थापित नहीं किया जा सकता, ना ही परसेप्शन के द्वारा, ना इन्फ्रेंस के, नॉट बाय वर्बल टेस्टिमनी, नॉट बाय कंपैरिजन एंड नॉट बाय कॉजेशन, यानी कार्य कारण संबंध द्वारा भी किसी भी तरीके से वी कैन नॉट इस्टैब्लिश द व्याप्ति अकॉर्डिंग टू चारवाक। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे सेम टॉपिक एंड हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों चारवाक इन्फ्रेंस, टेस्टिमनी, कंपैरिजन, कॉजेशन इन सबको डिनाई करते हैं व्याप्ति के कॉन्टेक्स्ट में। थैंक यू।